हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी का आज का टॉपिक में बहुत-बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का जो टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय से 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे आप यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, एसएससी, जीडी, सीजीएल, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस ये सर्वोच्च न्यायालय से जो कि इसका पार्ट 1 है। तो गाइस आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 5 में, जो कि इसमें भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, जो कि इसके तहत क्या हुई थी? तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत में जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 7, जो कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी मूल संविधान में? तो 7। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने? तो 30 किए गए हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, जो कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन बी में है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन सी में है, वह एक पारंगत विधिवक्ता हो। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन करता है? तो राष्ट्रपति, जो कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किससे परामर्श करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस के। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी में, जो कि उच्च न्यायालय में भी और उच्चतम न्यायालय में, उच्च सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में भी और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 10 साल कम से कम एडवोकेट होना चाहिए। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितने? तो 65 वर्ष तक जो कि अपने पद पे बना रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? तो 65 वर्ष तक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रामाणिक आधारों पर हटाया जा सकता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों हो जाएगा, कदाचार और असमर्थता होने पर जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदयुक्ति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के द्वारा लाए गए थे। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना? तो 2,80,000 जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन? तो 2,80,000 मिलता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना? तो 2,50,000 जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन? तो 2,50,000 मिलता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों दोनों के पद खाली हो तो अब उसके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन किए थे? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने, जो कि ये मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कामकाज किस भाषा में? तो अंग्रेजी में। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस? तो अधीनस्थ न्यायालय का, जो कि ये निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र है भारत के न्यायपालिका। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस प्रकार? तो एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों में किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्च न्यायालय को। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह उसका मौलिक अधिकार है। मतलब किसका? तो उच्च न्यायालय को। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 में है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल उस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है?
तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, जो कि यह न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वह प्रारंभिक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दो अथवा अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो कि ये उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त दोनों में उच्चतम न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे निषेधाज्ञा जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।